स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में और हम लोग के आखिरी वीडियो में प्रॉपर्टी लॉ के। यहाँ पे हम लोग का ये आखिरी टॉपिक है प्रॉपर्टी लॉ का, जहाँ पे आपका पूरा ये मैटर पूरा खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टी लॉ का। और यहाँ पे हम लोग खत्म करके हम लोग अपने 4 टॉपिक्स को खत्म कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स पूरी आपकी समाप्त हो चुकी है, हिस्ट्री आपकी पूरी समाप्त हो चुकी है, मुस्लिम लॉ का पूरा समाप्त हो चुका है और आज आपका प्रॉपर्टी लॉ भी समाप्त हो जाएगा। कंपनी लॉ ज्यादा 2 दिन लेंगे हम लोग इसको खत्म करने के, ज्यादा दिन नहीं लेंगे, 2 या 3 दिन के अंदर कंपनी लॉ भी आपका समाप्त हो जाएगा। जब आपके 5वां टॉपिक समाप्त हो जाएंगे फिर आपके बाद एक ही काम है, उनको पढ़ना है, समझना है और अपना पेपर देखना है। ठीक है, मैंने जो वादा किया था मैंने अपना वादा निभा दिया। प्रॉपर्टी लॉ आज मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं भाई। इसमें टिप्पणियां छोटी छोटी देनी है। तो चैन का सिद्धांत, विक्रय एवं विक्रय के लिए करार, विक्रय एवं विक्रय के लिए करार को बताना, दान का विखंडन, कपट अंतरण यानी फ्रॉडलेंट जो ट्रांसफर का वो बताना, एक बार बंधक तथा सदैव बंधक क्या होता है ये बताना। तो मॉर्टेज के बारे में 2-3 चीजें इसमें आपने पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ रखी है तो हम उसमें पढ़ लेंगे। शुरू करते हैं भाई चैन के सिद्धांत से। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जिसे हम लोग चैन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसे निर्वाचन का सिद्धांत भी कहते हैं। चैन का सिद्धांत एक न्याय संगत सिद्धांत है। चैन का सिद्धांत क्या है? न्याय संगत सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति की संपत्ति का ऐसा अंतरण करता है, इसका अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति का ऐसा अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है जिसमें उसे कानूनी अधिकार नहीं है, जिसमें उसे कोई ओनरशिप नहीं है, कोई कानूनी अधिकार लीगल ओनरशिप नहीं है, किंतु उसी दस्तावेज में प्राप्तकर्ता को कोई लाभ भी देता है। और लेकिन उसी दस्तावेज में क्या करता है, वो जो प्राप्त करता है उसे कोई लाभ भी दे रहा है, तो प्राप्तकर्ता को तय करना होता है, तो पहले चूज करना होता है। यदि वह उस लाभ को स्वीकार करता है तो वह संपत्ति का अंतरण को अस्वीकार या मतलब स्वीकार करेगा तो संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, और अस्वीकार करेगा तो संपत्ति अंतरण को अस्वीकार करता है या स्वीकार करता है। एक्सेप्टेंस इसमें बहुत जरूरी होती है। धारा 35 यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ये सिद्धांत लागू होता है। निर्वाचन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन या चेक का सिद्धांत भी कहते हैं। पढ़ चुके आप इसको डीपली भी, एक अलग से वीडियो है निर्वाचन सिद्धांत, पहली वीडियो निर्वाचन का सिद्धांत की। अंतरणकर्ता को संपत्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिए, प्राप्तकर्ता को लाभ नहीं मिलना चाहिए और प्राप्तकर्ता को विकल्प इलेक्शन बिल्कुल भी दिया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, ए बी की संपत्ति सी को लेता है, ए बी की संपत्ति क्या है सी को लेता है और साथ ही बी को 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी करता है और साथ ही क्या करता है बी को 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी करता है। अब बी को चुनना होगा, या तो वह अपनी संपत्ति सी को दे दे और बदले में 1 लाख ले ले, या संपत्ति को बरकरार रखे और 1 लाख। इसमें ऑप्शन का सिद्धांत होता है, इसलिए चैन का सिद्धांत भी कहते हैं। केस लॉ में देखा था पॉडरिंगटन मतलब लिंडसे वाला मैटर। इस केस में चुनाव का सिद्धांत समझा गया कि लाभ लेने वाला अपनी संपत्ति को बिना अधिकार के दूसरे को नहीं दे सकता। दूसरा हम लोग का टॉपिक है विक्रय एवं विक्रय के लिए करार, सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। धारा 54 यानी संपत्ति के अंतरण अधिनियम विक्रय यानी सेल में विक्रय के लिए करार या एग्रीमेंट टू सेल के बीच अंतर स्पष्ट करती है। विक्रय सेल होती है, यह संपत्ति का तत्काल अंतरण होता है। अब अधिकतर तुरंत क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। पंजीकरण आवश्यक है यदि मूल्य 100 रुपए से अधिक हो। इसमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, इंडियन रजिस्ट्रेशन है 1908 के अनुसार। अगर 100 रुपए से अधिक कोई मैटर है तो उसको आप रजिस्टर करवा लो। विक्रय के लिए करार देखें, एग्रीमेंट टू सेल देखें, तो यह भविष्य का करार होता है। क्या होता है? भविष्य का करार होता है। इसमें कहा जाता है कि विक्रय भविष्य में किया जाएगा। एक भविष्य का करार होता है, एग्रीमेंट होता है, इसमें कहा जाता है कि जो विक्रय वो क्या किया जाएगा, भविष्य में किया जाएगा। इससे कोई अधिकार तुरंत हस्तांतरित नहीं होता। इससे कोई भी अधिकार क्या होता है वो तुरंत हस्तांतरित नहीं होता। यह केवल एक संविदात्मक अधिकार है। यह केवल क्या है? एक संविदात्मक अधिकार है। उसमें महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं तो क्या है, आधार रखेंगे, विक्रय रखेंगे, विक्रय के लिए करार रखेंगे। आधार है प्रकृति, वास्तविक अंतरण देख होता है, इसमें अनुबंध मात्र अधिकार देखें तो तत्काल मिलते हैं, लेकिन इसमें केवल दावा मिलता है। पंजीकरण देखते हैं तो इसमें आवश्यक है, इसमें नहीं आवश्यक है। केस लॉ देखो तो एमसी डोवल एग्रीमेंट डोवल वर्सेस कोऑपरेशन लिमिटेड मतलब सीटू वाला मैटर देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्रीमेंट टू सेल से कोई स्वामित्व अधिकार नहीं मिलता है, कोई ओनरशिप का अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, चलो भाई। दान का विखंडन यानी रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट क्या होता है? दान का विखंडन धारा 126 यानी संपत्ति के अंतरण अधिनियम के अनुसार दान सामान्यतः एक बार पूर्ण होने पर अपवर्जनीय यानी इनरिवोकेबल होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसे रद्द किया जा सकता है। किन स्थितियों में दान का विखंडन संभव है? शर्त का उल्लंघन पर, शर्त उल्लंघन पर हो जाए, यदि दाता ने स्पष्ट शर्त लगाई हो कि दानकर्ता ने शर्त का उल्लंघन किया हो तो भाई वो दान विखंडित हो जाएगा। अनुचित प्रभाव या कपट द्वारा प्राप्त दान हो जाए, या मृत्यु के बाद प्रभावी होने वाली शर्त पर आधारित दान या गिफ्ट बाय बिल हो तो यह भी विखंडित हो सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि केवल वैध शर्तें ही मान्य होती हैं। दान पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, यदि वह अचल संपत्ति संबंधी यानी इमूवेबल या स्थावर संपत्ति से संबंधित है।
तो ये क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। केस लॉ देख लेते तो के बालकृष्ण वजन के कमलम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैध शर्त के दान को एक तरफा रूप से रद्द नहीं किया जा। और कपटपूर्ण अंतरण देखें, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर देखें तो धारा 53 संपत्ति के टीपीएम के अंतर्गत ये कपटपूर्ण अंतरण का वर्णन है। जब कोई व्यक्ति अपने देनदारों को धोखा देने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण करता है तो उसे कपटपूर्ण माना जाता है। जो ऋणदाता है या जो देनदार है उन्हें धोखा देने के उद्देश्य से संपत्ति का अंतरण करता है तो ये क्या होता है, कपटपूर्ण। आवश्यकता है तो जो देनदार हो संपत्ति का अंतरण कपट के उद्देश्य से वो देनदारों को हानि हो रही तो यह क्या होगा, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर कहलाता है। तो इसके नियम भी होते हैं, नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लेते हैं। ऐसा अंतरण देनदार द्वारा धोखा देने हेतु ही किया गया और यह अंतरण वास्तविक रूप से न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और वास्तविक अगर चुनौती दी जा सकती है तो आपने चुनौती दी तो ही वो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। केस लॉ देखते हैं तो कृष्णा वर्सेस ऑफिशियल एसिग्नी कोर्ट ने कहा कि यदि कपट साबित हो जाए तो अंतरण शून्य या वर्डेबल होगा। और कोर्ट ने कहा यदि कपट साबित हो जाए तो अंतरण क्या होगा, ट्रांसफर शून्य या वर्डेबल होगा। यहाँ तक चीज आप चारों चीजें टॉपिक पढ़ चुके तो मैंने बहुत डीपली पढ़ा रखे बड़े बड़े क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटी छोटी टिप्पणी है। आखिरी टॉपिक हम लोग का है, एक बार बंधक सदैव बंधक है, मतलब एक बार मोटिव ऑलवेज के मोटिव है। यह एक न्याय संगत सिद्धांत है जो कहता है कि जब एक संपत्ति बंधक रखी जाती है तो ऋण चुकता होने तक ऋणदाता केवल बंधक धारक रहेगा, स्वामी नहीं। मतलब कि जब तक जब यह न्याय का सिद्धांत है जो कहता है कि जब एक संपत्ति बंधक रखी जाती है या ऋण मतलब गिरवी रखी जाती है तो ऋण चुकता होने तक ऋणदाता केवल बंधक धारक रहेगा, स्वामी ओनर नहीं हो जाएगा। ऋण की अदायगी के पश्चात बंधक दाता को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व लौटाना भी अनिवार्य है। सिद्धांत के उद्देश्य देखें, ऋणदाता के अतिरिक्त लाभ प्राप्त न हो, बंधक एक ऋण अनुबंध मात्र है ना कि स्वामित्व अंतरण है। धारा 60 देखें तो टीपीए बंधक दाता अधिकार प्रतिलाभ यानी राइट टू रिडेम्पशन देती है। साथ ही केस लॉ देखें तो कह रहा है कि समेल वर्सेस अब्दुल वाले मैटर में देखें तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार बंधक सदैव बंधक है, एक अनिवार्य सिद्धांत है और इससे विचलन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे क्या होता है, विचलन की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। यहाँ पे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि उपरोक्त पांचों विषय संपत्ति के अंतरण अधिनियम के आधारभूत स्तंभ है। ये न केवल संपत्ति संबंधी विवादों को हल करने में सहायक है बल्कि न्याय की भावना को बनाए रखने हेतु भी अनिवार्य है। केस कानूनों की सहायता से इन सिद्धांतों का व्यवहारिक महत्व स्पष्ट होता है। कानून के छात्र के रूप में इन विषयों की गहराई से समझ बहुत ज्यादा आवश्यक है। और यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं, आपने एक वीडियो को देख के आए तो बहुत बहुत शुक्रिया इसको इस सीरीज को देखने के लिए प्रॉपर्टी लॉ की। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको जो मैंने समझाया मुझे जितना बेस पे जाके मैं समझा सकता हूँ मैं उस टॉपिक को मैं समझाता हूँ। मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आप उस टॉपिक को ना समझे, और उदाहरण इतनी नीचे डाल देता हूँ हर टॉपिक के नीचे जिससे आपको फटाक से चीज पकड़ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी एक्ट समाप्त होता है, हम लोग का कंपनी का बचा है, इसके भी 2-3 दिन और दो, आप ये भी पूरा मैं कंप्लीट करके आपको दे दूँगा। फिर बस आपको पढ़ना है, मैं भी फ्री हो जाऊँगा, आप भी फ्री हो जाएंगे, आप पढ़े अपना पेपर देखें और मस्त रहे। यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा होगा आपका मेरे हिसाब से, और ज़्यादा चीज़ को समझ में आया होगा। कुछ ही नहीं समझ में आई है दोबारा उस चीज़ को रिपीट करके देखते रहो, वहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे सभी के लिए। जय हिंद।